चलो बेटा, आवाज़ आ रहा है सबको मेरा? चलो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स बेटा, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन में बात बोला जा रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बच्चों आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी 11वीं में, नहीं पढ़ी तो मैं इतनी बात कह देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स का काम ये था कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपको ये जज करना हो कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट खुद बनाएगा स्पॉन्टेनियसली कि हमको ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कोई भी प्रक्रिया खुद ब खुद हो रही है या नहीं हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर खुद ब खुद हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने का एक विशाल बेटा ऑडियो म्यूट कर लो। तो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में खुद ब खुद बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, इसको जानने का पैमाना है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डेल्टा जी। अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी उसके लिए नेगेटिव होगा, ये हमको थर्मोडायनेमिक्स बताता है। दूसरा चैप्टर हमने 11वीं में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये बताता है कि कभी भी रिएक्टेंट खुद ब खुद जाए या नॉन स्पॉन्टेनियसली जाए, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनाएगा, कितना प्रतिशत बनाएगा। हमें पता है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम तक जाती है। अब इक्विलिब्रियम कई बार तब आ जाता है जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने, कई बार शुरू में ही आ जाता है, मतलब 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, और कई बार एकदम लास्ट में होता है, मतलब 10 रिएक्टेंट 90% बन गया है, और थोड़ा सा प्रोडक्ट 90% बन गया, रिएक्टेंट थोड़ा सा है। तो कोई भी रिएक्शन किस शिद्दत तक फॉरवर्ड जाता है वो बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम। हेलो, जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं एक्सटेंट, शिद्दत टू विच रिएक्टेंट हैज़ कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो ये दो क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा केमिकल काइनेटिक्स ये बताता है कि आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। कितना शिद्दत तक आगे जाके रुक जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम बताएगी। लेकिन कितने समय पे वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो केमिकल काइनेटिक्स बताएगी। मतलब अगर मान लो किसी भी रिएक्टेंट को 50% प्रोडक्ट बनना है और उससे ज़्यादा नहीं बनना है, रुक जाना है, तो वो 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट कितनी देर में होगा? 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 40 सेकेंड में। ये यानी कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का समय के चर्चा करने का हक, लॉजिकल हक केमिकल काइनेटिक्स को मिला है। हेलो, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट यानी कि स्पीड एंड देयर मैकेनिज्म। अब हम मैकेनिज्म तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे हैं, लेकिन बेटा वो जो आपने मैकेनिज्म देखा है वो तो थ्योरेटिकल बात है। उस थ्योरेटिकल बात को एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन भी केमिकल काइनेटिक्स के बदौलत ही मिल पाया है। जब भी हम लिखते हैं ना स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो हमको कैसे पता चला स्लो स्टेप है? हमने केमिकल काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंटल टूल से पता की। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में आज मतलब क्या बेटा? सर ए पॉइंट में फीजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फीजिबिलिटी का अर्थ है कि बेटा कोई भी चीज़ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए फीजिबल है कि नहीं है, स्पॉन्टैनिटी। हेलो, यस सर। है ना? तो ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में आता है जो इंट्रोडक्शन में दूसरा पॉइंट है, वो है रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका। रेट मतलब स्पीड को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को केमिकल काइनेटिक्स कैसे एक्सप्रेस करता है। तो उसने कहा एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि जिस गति से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है और जिस गति से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, जिस गति से घट रहा है और जिस गति से बढ़ रहा है वो गति को हम लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखो, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन माना हमने, क्या कि रिएक्टेंट बना रहा है प्रोडक्ट और डब्बा बंद कर दिया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मान रहा है वो। अच्छा, थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम याद कीजिए कि शुरू में रिएक्टेंट मान लो ए है, प्रोडक्ट तो शुरू में होगा नहीं। मान लेते हैं इससे एक से एक बन रहा है, तो ये x टूटा तो बचेगा कितना? a माइनस एक्स। ये तो ये एक से एक बन रहा है तो x से x बनेगा, तो ये बन गया x। अच्छा, अब इस x और y को मैं दो टाइम में डिफाइन कर रहा हूँ। ये टाइम इक्विलिब्रियम नहीं है, पता नहीं कोई भी वेरिएबल टाइम हो सकता है। एक टाइम को मैंने माना t1 और दूसरे टाइम को मैंने माना t2। हमको पता है रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। लेट से टाइम 1 में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R1, प्रोडक्ट का है P1। टाइम 2 में रिएक्टेंट बचा R2, प्रोडक्ट बना P2। इंग्लिश भी लिखी है P1 R1 P1,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है T1 टाइम पे और ये T2 टाइम पे। अच्छा, तो ये दो अलग अलग टाइम का टाइम डिफरेंस क्या हुआ बेटा, डेल्टा टी, T2 माइनस T1। और कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना चेंज हुआ, चेंज हमेशा होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा P2 माइनस P1। देखो ये हो गया चेंज इन टाइम, ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आपसे अगर कोई पूछे कि रिएक्टेंट तो घट रहा है, तो इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स ने बोलना चालू किया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वो तो खत्म हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो बेटा रेट क्या होगा, अब रेट बच्चों एक्चुअली रेट होती है स्पीड, स्पीड नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, तो स्पीड तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। सर स्पीड नेगेटिव आएगी क्यों, क्योंकि बेटा जो कंसंट्रेशन का चेंज है ना रिएक्टेंट का, वो है R2 माइनस R1, क्योंकि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, R2 माइनस R1 होता है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है सर, तो R2 तो मैग्नीट्यूड में कम होगा ना R1 से, तो R2 माइनस R1 तो नेगेटिव आएगा। लेकिन सर चेंज स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको नेगेटिव ना है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R इज डेल्टा R। डेल्टा आर के सामने मैंने मैथमेटिकली क्या लगा दिया, माइनस। और माइनस पता है क्या सिग्निफाई कर रहा है, कि वो डिसअपियरेंस है। हेलो, अपॉन रेट है तो टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है, डेल्टा टी। तो व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस ऑफ डेल्टा आर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R2 माइनस R1, यानी कि R1 माइनस R2 अपॉन T2 माइनस T1। कोई तकलीफ? नो सर। और वैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, चेंज में प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज लिख दिया अपन ने। वो कितना हो रहा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ माइनस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो P2 तो बड़ा होगा, तो यहाँ माइनस, और प्लस मतलब अपीयरेंस। अच्छा, अब आपसे कोई रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो यार जिस गति से रिएक्टेंट खत्म होगा उसी गति से ना बनेगा, तो वही आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज इसलिए लिया गया है क्योंकि ये चेंज बड़ा मान रहे हैं हम, इसलिए डेल्टा लिख रहे हैं। तो आर एवरेज हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और जिस गति से रिएक्टेंट घटेगा उसी गति से प्रोडक्ट बनेगा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। प्लस क्यों, क्योंकि वो बन रहा है, ना भी लगाओ तो ठीक है, पर समझने के लिए। अब यूनिट क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, सर ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे समय है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की यूनिट। कंसंट्रेशन जनरली मोलारिटी होता है, तो मोल पर लीटर, और टाइम जनरली सेकंड होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट हो गई। तकलीफ? सर ये एवरेज वाले में नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ? क्या बेटा? सर एवरेज में रेट नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ? कहाँ नेगेटिव हुआ बेटा, ये माइनस तो एक्चुअली इस चीज़ को पॉजिटिव बना रहा है ना बेटा, ये यहाँ लास्ट सेकंड में पॉजिटिव कहाँ हुआ बेटा, ये माइनस ही तो है। दिस इज डिसअपियरेंस एंड दिस इज अपीयरेंस। सर प्लस डेल्टा पी। वो तो प्लस ही है ना बेटा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख दो या प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी लिख दो, बात तो एक ही, कुछ नहीं मतलब प्लस ना होता है, यस सर। कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव ना है मेरे भाई। हेलो, यस सर। लिखो या ना लिखो, बात एक ही। हेलो, हट आगे बढ़ो। यस सर। चलो नेक्स्ट, अब बोर्ड्स में आता है बेटा लिखने को क्या, आइए देखें। जैसे कि आपको एक रिएक्शन दिया रहा है, ये कह रहा है बताओ इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है भाई, जिस गति से मरकरी घटेगा उसी गति से क्लोरीन घटेगा। क्यों, क्योंकि ये एक टूट रहा है तो एक टूटेगा। सर स्टोइशियोमेट्री अगर 1 1 ना हुई तो बताऊंगा, पहले आसान वाला देख लो। तो इसके एक से एक रिएक्ट करता है और ये एक बनता है, इसलिए जिस गति से Hg टूटेगा उसी गति से Cl2 भी डिसअपियर होगा, और उसी गति से ये प्रोड्यूस होगा, अपीयर होगा। डिसअपियरेंस को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे बच्चे ने माइनस नहीं लगाया बेटा, आप लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिएगा, कोई तकलीफ? गलत लिखा हुआ है इसमें, माइनस लगेगा। बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन चेंज इन टाइम, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HgCl2, तो इज इक्वल टू
डेल्टा HgCl2, ये प्लस है बेटा, यहाँ पे माइनस दिख रहा है मेरे को, माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा क्योंकि अपीयरेंस है। हेलो हेलो। यस सर। अब अगर स्टोइशियोमेट्रिकली कुछ और आ गया तो क्या करोगे, देख लेते हैं अगला रिएक्शन। ये कह रहा है 5 ब्रोमीन एक Br O3 माइनस से रिएक्शन करता है प्लस 6H+ से और बनाता है 3Br2 और 3 पानी। तो यहाँ पे क्या कहेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों देखो होता क्या है कि अगर 2 मोल A रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ B के साथ, तो आपने 11वीं में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, अगर इनके मोल्स को इक्वेट करना होगा ना, तो मोल्स ऑफ A रिएक्टेड अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B रिएक्टेड अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। इसको अगर आप कॉमन सेंस से देखना चाहो तो खुद सोचो बेटा कि मैं कहता हूँ अगर A के 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो B के कितने रिएक्ट करेंगे, निकाल के देखो भाई। इसके 2 से रिएक्ट करते हैं सर 3, तो 1 से रिएक्ट करेगा 3/2, तो 10 से रिएक्ट करेगा इंटू 10 यानी कि 30/2। हेलो, इतना ही बी लगेगा ना। यस सर। अब यहाँ पुट करके देख लो बेटा, अगर ए रिएक्ट किए 10 तो एन बी कितना होगा, देख लो यहाँ से आ जाएगा ना 3/2 ऑफ 10। हेलो, हेलो। यस सर। तो कभी भी किन्हीं लोगों के मोल्स इक्वेट करने होते हैं ना, तो जो भी उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं मोल्स ऑफ रिएक्शन को बैलेंस करना, है ना। ये आपने 11th में देखा होगा, नहीं तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो अगर यही प्रणाली हम लगा दें फिलहाल रेट ऑफ रिएक्शन में, तो यही लग भी जाएगी क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिकली वो रिएक्ट कर ही रहे हैं, है ना। तो आओ इसको फिर कर पाओगे आप। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन क्या होगा, ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है इसलिए माइनस, लेकिन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। हेलो, यस सर। it will be equal to what will be rate of disappearance of BrO3 minus change in concentration of BrO3 minus upon change in time, क्योंकि डिसअपियर हो रहा है इसलिए माइनस, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 1 है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। H+ में 6 है तो देख लेना 1/6H+, ये भी डिसअपियर हो रहा है इसलिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन चेंज, देखो 1/6। ये प्रोडक्शन हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा दोनों का कंसंट्रेशन, लेकिन ये हो जाएगा ब्रोमीन का हो जाएगा 1/3, पानी का हो जाएगा 1/3। बात समझ में आ रही है, इक्वेट कर दिया सबको। हेलो, तो ये हो गया बच्चों हमारा रेट लॉ लिखने का तरीका। अब इसके बेसिस पे कई बार बोर्ड्स में भी सवाल आ जाते हैं। कैसे सवाल आते हैं सर, देखो बेटा, जैसे कह रहा है अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H+ जो है वो x है, x मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पानी कितना होगा फॉर प्रीवियस रिएक्शन। मतलब अगर आपको पिछला रिएक्शन दिया जाए और कोई भी डेटा दे दिया जाए, कोई भी वैल्यू दे दी जाए, तो आपको H+ के डिसअपियर होने की वैल्यू क्या दी जा रही है, x, और आपसे पूछा जा रहा है पानी का अपीयरेंस। तो आप दो लोगों को पूछा है उन 2 लोगों को इक्वेट कर दोगे। कौन से 2 लोग पूछे, H+ पूछा है और पानी पूछा है। हेलो, यस सर। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H+ मतलब आपको क्या दिया हुआ है, डिसअपीयरेंस ऑफ H+ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन चेंज इन टाइम। ये इंग्लिश में कहलाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H+। अब फिलहाल इसकी स्टोइशियोमेट्री जब आप इक्वेट किए थे तो यहाँ पे एक फैक्टर आ गया था, कौन सा, 1/6 का। हेलो, यस सर। ये जब इक्वेट होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पानी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पानी के लिए सिंबल क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पानी अपॉन चेंज इन टाइम। और यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है बेटा, 3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। हेलो, यस सर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H+ मतलब आपको माइनस डेल्टा H अपॉन डेल्टा T का वैल्यू दिया हुआ है।
माइनस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स। एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स पूछा क्या है आपसे? अपीयरेंस ऑफ पानी। अपीयरेंस ऑफ पानी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो, मैथमेटिकल मतलब क्या होगा? येलो वाला गोला। तो व्हाट विल बी येलो वाला गोला? 3x/6 होगा ना येलो वाला गोला। कितना हो जाएगा? 2x। अरे नहीं भाई, 3x/6 ना, ये 3 इंटू होने x बाई जाएगा 2। x/2। कोई तकलीफ? नो सर। बाकी लोगों? देखो, इसने अपीयरेंस में को y बोल दिया तो y आ गया x/2। कोई तकलीफ? सर हमेशा डिसअपीयरेंस वाले रिएक्टेंट्स होंगे और अपीयरेंस वाले प्रोडक्ट होंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा। क्या आप ये नहीं जानते रिएक्टेंट खत्म होगा प्रोडक्ट बनेगा? हेलो, यस सर। है ना? तो रिएक्टेंट तो खत्म ही होता है, तब तो रिएक्टेंट कहलाता है। हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है बेटा, जैसे टॉइस ऑफ N2O5 4 NO2 गैस बना रहा है और एक O2 गैस बना रहा है। आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 का दिया हुआ है इतना मोल पर लीटर, और कह रहा है 184 मिनट के बाद वो घट के 8.02 मोलर हो गया, मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? आपको क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका? 1/2। तो इट विल बी 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 रिएक्टेंट। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या होगा? माइनस चेंज। तो माइनस चेंज क्या होगा? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? 2.08। इनिशियल उसका कंसंट्रेशन क्या था? 2.33। हमको पता है नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस से पॉजिटिव ही हो जाएगा, मतलब उसका डिफरेंस निकाल लो। अपॉन टाइम, पहले कितना समय लगा था, मतलब समय कितना लगा? 84। शुरू में कितना था? इनिशियली 0, तो अपॉन 184। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की, और उसको क्या कर देना है बेटा? 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिकली 2 है, तो कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। आगे बढ़ो बेटा, देखो सॉल्व भी किया हुआ है, और क्वेश्चन है बेटा, और क्वेश्चन देख लो। अगला सवाल क्या कहता है? नहीं बेटा, हाँ नहीं, कर लेते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फॉर रिएक्शन ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन दिस। तो फिर से बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज को सीधा पॉजिटिव लिख दो क्योंकि रिएक्टेंट तो घटता है। तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.01 अपॉन 25। बस इसकी यूनिट याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा? मोल पर लीटर या सीधा मोलर पर मिनट आएगा। क्यों? क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है। सर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है बेटा अगर सवाल बताएगा, वरना जो इस यूनिट में दिया है उसी में कर दो। यहाँ पे नहीं बता रहा तो हमने, अच्छा ये तो कह ही भी रहा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट यूजिंग टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड। तो मिनट में निकाल दिया, अब सेकेंड में निकालना होगा तो 25 मिनट में कितने सेकेंड, जो आंसर आया 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो यहाँ पे 60 से और नीचे डिवाइड कर दो, तो यही वाले को अपॉन 60 कर दोगे तो सेकेंड में आ जाएगा। तो मोलर पर सेकेंड। हेलो, यस सर। अगला आते हैं, कहता है अगर रिएक्शन है 2A गिव्स प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना इन 10 मिनट। कहता है अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा के नहीं लिखना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग को पूरा इंग्लिश ही लिखना चाहिए। बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, आप लोग के मत लिखना, के कुछ नहीं भी नहीं जानते आप, रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखना आप लोग, है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। बस यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? ए है, उसके साथ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे 1/2 डिवाइड हो जाएगा। जैसे ऊपर 1 ही था, यहाँ पे 2 है, तो 1/2 से डिवाइड कर लो, तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लो, जो आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तकलीफ? नो सर। बाकी लोगों? नहीं सर। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये याद होना चाहिए, बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है।
तो जो सबसे पहला टॉपिक फैक्टर है बेटा वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये शायद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही जानते हैं कि जितना ज़्यादा मिस्त्री और रॉ मटेरियल आएगा उस दिन उतना ही ज़्यादा काम होगा। वही बात है, मिस्त्री और रॉ मटेरियल आर द रिएक्टेंट्स एक घर बनाने के लिए। वैसे ही रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गति से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो वही इंग्लिश लिखी है, कहता है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर may depend on the concentration of one or more reactant. The representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant is known as rate law. It is also called as rate equation or rate expression. मतलब ये फालतू इंग्लिश लिख दी है, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है ना, रेट एक्सप्रेशन समझ लिया है ना अभी ऊपर, उससे हमको दिख ही रहा है कि सर जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा इनिशियली उतना ज़्यादा रेट आएगा, और उसके कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो कहलाता है रेट लॉ, जो कि आपको केमिकल काइनेटिक्स ने सिखाई। उसको कई लोग रेट इक्वेशन भी कहते हैं, कई लोग रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। आइए सर एक बार फिर से लिख लें उसको। तो वही कह रहा है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। अब मैं रेट कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूँ, क्या होता है देखते हैं। ये आप ऑलरेडी जान चुके हो। अब मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, मतलब ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है बी मोल ऑफ बी के साथ, बना रहा है सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी। यहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि बैलेंसिंग करने में यूज हुए हैं। कहता है रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब रेट एक्सप्रेशन अब मैं थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझा दे रहा हूँ। किस हिसाब से लॉजिकली? कंसंट्रेशंस के हिसाब से। मैं अब कंसंट्रेशन के हिसाब से जब इसको लिखूंगा तब जाके मैं इसको कहूँगा रेट लॉ। हमने जो पिछला लिखा है वो कैसा रेट लॉ था? वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ था। डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन किया था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो सर हाँ, तो जैसे अगर इसको ये चेंज बहुत स्मॉल होता बच्चों तो डेल्टा को किससे लिखते हैं? डी से। तो डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन करते। अगर ये चेंज अच्छा खासा है तो लिखेंगे डेल्टा से। तो ये हो गया एवरेज रेट लॉ, ये हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ। हेलो, लेकिन इन दोनों सूरत में मैंने उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिया था, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में लिया था। अगर मैं रेट लॉ लिखना चाह रहा हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स कहती है, अभी तक केमिकल काइनेटिक्स ने जो आपको एक्सप्रेशन दिया उसको उसने कहा था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। उसको उसने क्या कहा था? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। आइए दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे इस बच्चे ने ऐसा चांदा मार के लिखा भी है। ये क्या है? क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। अगर आपसे कोई कहता है सिर्फ रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ सिर्फ जब हम लिखते हैं तो हम केवल ये आधार से लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड करता है। तो हमने क्या लिखा? देखो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हमारे? ए और बी दो हैं। तो जो रेट एक्सप्रेशन है वो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। जितना ए होगा और जितना बी होगा उन दोनों के कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सर मल्टीप्लाई में ये पावर क्या चढ़ी हुई है? ये पावर ए पे चढ़ी है एक्स और बी पे चढ़ी है वाई। क्यों सर? यहाँ पे तो ये ए है और ये बी है। बेटा जो एक्चुअल स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, वो यहाँ पावर में चढ़े वो ज़रूरी नहीं है। तो सर ये क्या होगा एक्स और वाई? बेटा ये एक्स और वाई को पहचानना कैन ओनली बी डन थ्रू एक्सपेरिमेंट। इसको आप घर से सोच के नहीं आ सकते। तो सर ये जो पावर है रेट लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की एक्स और वाई, बेटा ये एक्स और वाई कैन ओनली बी डिटरमाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट। हेलो, हेलो, और ये x और y ये स्मॉल a और स्मॉल b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या होगा? कैन ओनली बी डिटरमाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट। आइए इस चीज़ को देखें, हमने लिखा भी होगा। तो ये इंग्लिश कह रही है, यहाँ पे इंग्लिश कह रही है वेयर स्मॉल x एंड स्मॉल y मे और मे नॉट बी इक्वल टू x, may or may not be equal to the stoichiometric coefficient a and b of the reaction। हेलो, और ये एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं, वो भी लिखा होगा। आइए देख लेते हैं। पहले वो पढ़ा देता हूँ आपको। नोट में देखो ये लिखा भी हुआ है, एक्सपोनेंट्स x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट a एंड b। ये दोबारा लिखा है, एंड x एंड y कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली।
अब ये थोड़ा सा रेट एक्सप्रेशन को आगे खींच दिया गया है। हम रेट लॉ जान चुके हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब वॉट एवर आर द रिएक्टेंट्स उनको कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट कर देना है, रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्स एंड वाई विच आर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और एक्चुअली ये कांस्टेंट कहलाता है कि, इसलिए मैंने आपको पीछे कहा था के हटा देना, क्योंकि वो तो रेट था। अगर रेट को आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो आता है रेट कांस्टेंट के। और हमको रेट लिखना पता है किससे, डिफरेंशियल लॉ से। डिफरेंशियल लॉ ने क्या कहा था, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को हम कैसे लिखते थे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर ये चेंज बहुत छोटा हुआ बेटा तो इस डेल्टा को क्या लिखोगे, डी। तो ये भी कायदे से रेट के बराबर ही ना है डिफरेंशियल फॉर्म के हिसाब से, तो वहाँ पे मैंने वही पुराना ज्ञान यूज़ किया और रेट की जगह लिख दिया उसका डिफरेंशियल फॉर्म, और आरएचएस में मैंने नई चीज़ लिख दी है, और ये जो के है इसको मैंने कह दिया रेट कांस्टेंट। ये क्यों किया है सर, इसका ये दोनों रेट लॉ के एक्सप्रेशंस को मैंने एक जगह यूज़ करके ये जनरल फॉर्म बनाया है, जिसका इस्तेमाल मैं आगे करना सिखाऊंगा। आगे बढ़ सकता हूँ सर एक्स और वाई एक्सपोनेंट्स है तो फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा होगा। हाँ बेटा, ज़्यादा होगा, एक्स का वैल्यू ज़्यादा हुआ, वाई का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो रेट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यस। पर क्या होगी कैन ओनली बी डिटरमाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब सर ये एक्सपेरिमेंट बहुत गाना गा दिए, कैसे डिटरमाइन करेगा आदमी, ये हमको रटना नहीं है बेटा, रटना छोड़ो, समझना है। समझना छोड़ो, बोर्ड जेई में सवाल आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, कैसे सर निकाल सकते हैं, आओ देखें। एक सवाल है, कहता है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, अच्छा ये सिखा रहा है कि देखो एक्सपेरिमेंटली एक्स वाई कैसे निकाला जा सकता है। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, 2 NO 1 NO2 के साथ 2 NO2 गैस बना रहा है। अब एक्सपेरिमेंटली आप कंसंट्रेशन तो निकाल सकते हो, तो देखो कंसंट्रेशन निकाली गई 3 इंस्टेंट में, 4 एक्सपेरिमेंट किए, 4 टाइम में कंसंट्रेशन डिटरमाइन किए गए, किसके, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के। NO का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, O2 का दिया हुआ है, NO2 का दिया हुआ है, आप वैल्यू ऑब्जर्व कर सकते हो, NO घट रहा है। अच्छा नहीं, ये 4 कंजिक्यूटिव टाइम्स हैं, ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी रैंडम टाइम है, कोई टाइम है 1, कोई टाइम है 2, कोई 3, कोई 4, किसी भी टाइम पे आपको कंसंट्रेशन सब तीनों के दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और तीनों के कंसंट्रेशन के अलावा आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, रेट। हेलो हेलो, यस सर। चलो आइए, अब आप क्या लिख सकते हो सर, हमने तो रेट लॉ लिखना सीखा है। रेट लॉ क्या होता है, रेट होता है रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इनटू कर दो, तो 2 रिएक्टेंट है फिलहाल, NO है और O2 है, पावर x और y है, हमें नहीं पता। क्या ये आप जानते हो, हाँ सर ये जानते हैं। अब बेटा 2 केसेस उठा लो, जैसे मैंने R1 और R2 का 2 केस उठाया, तो R1 के केस में वैल्यू लिख दी, R2 केस में वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं तो 1/4 आ रहा है। अच्छा सर, तो दोनों के केस के तो कट जाएगा, क्योंकि पहले इंस्टेंट में अगर R1 है तो ये तो रेट कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो तो k है, तो के कट जाएगा, तो ये हो जाएगा NO की पावर x और O2 की पावर y। तो NO एट टाइम 1 की पावर x, O2 एट टाइम 1 की पावर y, वैसे ही NO एट टाइम 2 की पावर x, O2 एट टाइम 2 की पावर y। ये दोनों कंसंट्रेशन भी आपको दिए हुए हैं, ये भी मैंने पुट कर दिया। तो NO का कंसंट्रेशन पहले था 0.3, फिर था 0.6, तो पावर आ गई x। वैसे O2 का कंसंट्रेशन शायद चेंज ही नहीं हुआ है, आओ दिखा दूं मैं आपको, और मैंने ऐसा ही केस लिया है, क्यों, क्योंकि मैं जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा में ऐसा डेटा उठाऊंगा जिसमें कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम हो। जैसे देखो 1 और 2 केसेस में O2 का कंसंट्रेशन सेम है। हेलो सर 1 मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। क्या 1 क्लियर नहीं आ रहा है, तो 1 है क्या वो? 1 बेटा 0.3 है। ओके सर। तो हम हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा में ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा 2 उठाएंगे जिसमें किसी एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। क्यों सर, क्योंकि बेटा उससे आपको एक मैथमेटिकल फ़ायदा ये मिल जाएगा
कि वो दोनों केस में क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है तो वो तो कट के 1 हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर y से y वाला वेरिएबल हट जाएगा, तो केवल x वाला वेरिएबल बचा। और x वाला वेरिएबल से आप हमेशा एक्सपेरिमेंटली ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x है तो x का वैल्यू क्या होगा, खुद सोचो। सर ये हो गया 1/2 मतलब 1/4 है, तो 1/4 क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर, तो मतलब x का वैल्यू 2 आ जाएगा। सर हमेशा ऐसा ही डेटा दिया रहेगा, हाँ बेटा। सर बहुत अटपटा डेटा नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंटली हो सकता है बेटा, पर आपको बोर्ड्स और जेई में जो भी डेटा दिया जाएगा वो ऐसे ही आसानी से कट जाएगा। हेलो, यस सर। तो ऐसे आपने x यानी कि NO का कोफिशिएंट निकाल लिया। अब आप जो एक्सपेरिमेंटल लिस्ट दी है उसमें एक ऐसा 2 केस ढूंढो जब NO का कंसंट्रेशन सेम हो। तो NO का कंसंट्रेशन 1 और 3 के केस में सेम है और 2 और 4 के केस में सेम है, तो आप कोई भी 2 केस उठा लो, या तो 1 3 उठा लो या 2 4 उठा लो, क्योंकि उसमें NO कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे किसने देखो इसने 1 और 3 उठाया है, तो 1 और 3 के केस में रेट का पहले रेट लिख लिया, वो आया 1/2, फिर NO की पावर हो गई x, तो 1 की पावर x, हालांकि x आप निकाल चुके हो पर हो गया 1 कर दो तो 1 की पावर x 1 ही होगा, तो ये हट जाएगा, फिर y बचेगा, तो यहाँ पे y आप देख सकते हो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप x और y एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो। हेलो, अब ये करने के बाद आपने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया कि रेट इज दिस माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, और इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो कह रहा है रेट लॉ फॉर रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मियरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड इक्वेशन दैट इज थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट। ये फालतू लिख दिया बेटा, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यही बोल रहा है कि एक्स और वाई आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, थ्योरेटिकली आप कोफिशिएंट को देख के, रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। हेलो, सर कंसंट्रेशन भी एक्सपेरिमेंट में डिसाइडेड होगा? कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? एक्सपेरिमेंट में डिसाइडेड होगा? नहीं बेटा, हाँ हाँ, कंसंट्रेशन ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट डिसाइड होगा। डिसाइड क्या होगा बेटा, एक्सपेरिमेंटली तो निकाल सकते हैं ना कौन कितना है। हेलो, यस। एक्सपेरिमेंटल हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के तरीके हैं जो कि हमको बता सकता है कि कौन सी चीज़ किसी भी समय में कितनी है। सर वो किसको डिटरमाइन करने के लिए क्या एनालिसिस करना है वो आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको सवाल देगा वो डेटा। हेलो, हेलो, यस सर। अब हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और हम कौन से फैक्टर को पढ़ रहे हैं, केवल एक फैक्टर पे हम फोकस हैं। क्या है वो फैक्टर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के में ही हम चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और हमने अभी दूसरा फैक्टर नहीं पढ़ा है। हम केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाले फैक्टर को हम समझ के उसके बारे में और मैथमेटिकल बातें जानते जा रहे हैं। अगली मैथमेटिकल बात है उसी को बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है? जैसे कोई भी रिएक्शन ये है, अगर उसका रेट लॉ ये है, तो जो एक्स और वाई आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला ना, उस एक्स और वाई को आप ऐड कर दो, वो एक्स प्लस वाई का समेशन आज से इंग्लिश में कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रुकिएगा बच्चों, चलो बेटा। तो एक्स और वाई का समेशन कहलाता है ऑर्डर, और ये शायद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये बात यहीं केमिकल काइनेटिक्स से मिली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक नोट डाला हुआ है, नोट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट बेटा के होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर, और रेट कांस्टेंट होता है के। तो हम फिलहाल किसकी यूनिट जानने की कोशिश कर रहे हैं? के की। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? रेट की यूनिट अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट। अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, यानी कि एक्स प्लस वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और स्मॉल एन क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर के बाजू में लिखा ना स्मॉल एन, तो देखो इसलिए इसने कंसंट्रेशन की पावर कर दी है एन, क्योंकि जितने भी रिएक्टेंट हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट में, को कंसंट्रेशन का पावर तो ऐड करके ही चढ़ेगा, तो हो जाएगा एन। तो आइए इसको सॉल्व कर ले। रेट का यूनिट क्या होता है बच्चों? मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो मोल अपॉन एल एस। और कंसंट्रेशन का क्या होता है? मोल पर लीटर। इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों? एन। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो यूनिट क्या आ जाएगी? ये मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन अप इंटू 1 अपॉन सेकेंड। हेलो, यस सर। अच्छा, अगर कोई Yes, sir. अब देखो ये कुछ केसेस हैं जो याद करा रहा हूँ बेटा मैं, आपको याद होने चाहिए। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्थ क्या होगा? सर निकाल कोई ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो सकता है, हाँ हो ना, पर अगर हुआ
तो आपको एक चीज़ याद रहनी चाहिए, क्या? के का यूनिट। क्यों? क्योंकि कई बार केवल सवालों में यूनिट देख के हमको डिटरमाइन करना पड़ता है कि ऑर्डर क्या है। तो अगर एन का वैल्यू जीरो हुआ है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन का वैल्यू बेटा यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो बताओ यूनिट क्या आ जाएगी? अगर एन का वैल्यू जीरो हो गया तो ये जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। हेलो, यस सर। अच्छा, अगर एन का वैल्यू वन हुआ यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड इनवर्स। अगर एन का वैल्यू टू हुआ तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर का पावर माइनस वन अपॉन इंटू वन अपॉन सेकेंड, यानी कि मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। हेलो, यस सर। उसके बाद एक अभी भी कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी ख़त्म नहीं हुई। पांचवा पॉइंट है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब मॉलिक्युलैरिटी अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से याद हो तो अच्छी बात है, वरना मैं फिर से बता देता हूँ। मॉलिक्युलैरिटी एक्चुअली बच्चों एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि बताता है कि किसी भी रिएक्शन के किसी भी, भाई एक रिएक्शन ज़रूरी थोड़ी एक स्टेप में हो जाए, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पता भी है, कई लोग दो स्टेप तीन स्टेप में होते हैं। तो रिएक्शन बच्चों कितने भी स्टेप में हो, हर स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी होती है। वो जो स्टेप होते हैं बेटा वो तो आपने मैकेनिज्म में लिखा है, और मैकेनिज्म तो आपका थ्योरेटिकल स्वरूप है। तो इसलिए मॉलिक्युलैरिटी भी जो कंसेप्ट है ना, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अच्छा, होती क्या है सर मॉलिक्युलैरिटी? बेटा मॉलिक्युलैरिटी उस नंबर को कहते हैं, किसी भी रिएक्शन के किसी भी स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, उस संख्या को कहते हैं मॉलिक्युलैरिटी। आइए देखें, जैसे एक मैकेनिज्म में बता रहा हूँ आपको, E1CB। अगर आपको ऑर्गेनिक में देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आज बता रहा हूँ मैं आपको। व्हाट इज E1CB? बेटा अल्काइल फ्लोराइड, हर अल्काइल हैलाइड नहीं, सिर्फ फ्लोरीन के साथ यूज होने वाला अल्काइल हैलाइड का जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है? अब हमको याद होगा शायद एल्कोहलिक KOH के साथ अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन दिखाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन दिखाने का तरीका कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बेटा C बॉन्ड F की बॉन्ड लेंथ कम है, वो टूटता नहीं है, तो क्या सर रिएक्शन होता ही नहीं है? बेटा देखो, विगरस कंडीशन करोगे तो जबरदस्ती करोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, पर कैसे होगा ये मैकेनिज्म समझो। देखो, एलिमिनेशन हो के अल्कीन बन गया, मतलब इसका H हटा, इसका F हटा। लेकिन अगर आपको याद हो, अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन हम जनरली कराते थे E2 से, और आज तक हमने अल्काइल हैलाइड जो भी यूज़ किया था वो अल्काइल हैलाइड में फ्लोरीन का एलिमिनेशन हमने नहीं कराया। क्या सर वो हो भी नहीं सकता? हो सकता है बेटा, हाँ विगरस कंडीशन रखेगी पर हो सकता है। कैसे होता है, आइए उसका मैकेनिज्म समझें। अगर आप देखो तो इसमें होता ये है बच्चों कि जो एल्कोहलिक KOH है वो बेस देता है, बेस होता है आर ओ माइनस। वो आयरो माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि आके बाजू यानी कि बीटा वाले कार्बन के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। देखो आर ओ माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिया तो निकाल लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल गया इस कार्बन को। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला तो बन जाएगा कार्बन आयन, ये बन गया कार्बन आयन। ये प्रोसेस फास्ट होता है, क्यों? हमको केमिकल काइनेटिक्स से कंसंट्रेशन निकाल के पता है, हम कंसंट्रेशन निकाल के चेक कर सकते हैं। तो तकलीफ? नो सर। अब कार्बन आयन बन के रुका, पता है क्यों हुआ है बच्चों? हमने तो सर E2 में पढ़ा था, जैसे बेस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बाजू वाले कार्बन को दे देता है, और बाजू वाले कार्बन को जैसे देता है वैसे फ्लोरीन वैसे हेलोजन निकल जाता है। पर बच्चों C बॉन्ड F की बॉन्ड लेंथ कम है, तो फ्लोरीन ना इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, उसको निकलने में बहुत समय लगेगा। कैसे पता? केमिकल काइनेटिक्स से सर एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया। मेरी आवाज़ सबको ब्रेक हो रही है बेटा? नो सर, आ रही। आ रही है। अब मेघज मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी आवाज़ ठीक है? हेलो मेघज मेरे भाई, आवाज़ ठीक है? भैया नहीं है तो कार्बन आयन बना, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ फिर भी। कार्बन आयन कायदे से बाजू वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और हेलोजन निकल जाता है। हेलोजन तब निकलता आसानी से जब एक बॉन्ड लेंथ बड़ी होती, ये बॉन्ड लेंथ छोटी है तो फ्लोरीन को निकलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये स्लो स्टेप होगा। ये हमको कैसे पता है? हमको केमिकल काइनेटिक्स, हमने स्पीड हमने चेक की हुई है, हमने कंसंट्रेशन निकाले हैं लोगों के, तो हम ये बात कह सकते हैं। तो हमने देखा कि बहुत धीरे धीरे, क्योंकि कंसंट्रेशन इसका बहुत धीरे धीरे घट रहा होगा, किसका? इस कार्बन आयन का। तो ये कार्बन आयन धीरे 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 कार्बन अपना माइनस को इस बाजू वाले कार्बन देता, बहुत धीरे धीरे फ्लोरीन निकलता ज़रूर है। क्यों? क्योंकि विगरस कंडीशन में हमने एक्सट्रीम टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि धीरे धीरे इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा, पर हो तो ये धीरे धीरे रहा है। अच्छा, तो ऊपर वाला हो गया फास्ट स्टेप, नीचे वाला हो गया स्लो स्टेप। अल्टीमेटली
अल्कीन बन गया, एलिमिनेशन हो गया, पर होने का प्रक्रिया कुछ और थी जो कि हमें स्पीड चेक करके पता चली। अच्छा, तो इससे हो क्या गया? इससे हुआ ये कि बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा ये ओवरऑल रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, अच्छा इस 2 स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पता है। सर रिएक्शन की स्पीड या किसी भी काम को होने की स्पीड किसी भी मास्टर के बच्चों को पढ़ाने का मैं कितना आपको पढ़ा पाऊंगा वो कौन डिसाइड करेगा? सबसे स्लोएस्ट बच्चा। वैसे ही रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करता है? सबसे स्लोएस्ट स्टेप। सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या है बेटा? सेकेंड स्टेप इन 2 में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा? दूसरे वाले स्टेप में। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऊपर वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट कौन है? कार्बन आयन। हेलो, यस सर। तो हमने देखो हम लिख रहे हैं, हमने रेट लॉ से इतनी बात सीखी है। क्या सीखी है? कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन आयन की पावर 1। क्यों कार्बन आयन की पावर 1? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन आयन पे रेट डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेट हमेशा डिफाइन किया जाता है स्लोएस्ट स्टेप से। तो रेट लॉस एक्सप्रेशन हमने लिखा, स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट कौन है? कार्बन आयन, और कार्बन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट। तो रेट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या होगी? 1। ये 1 कहां से आया? डिटरमाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट। हेलो, ये जो 1 है ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। हेलो, यस सर। लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मॉलिक्युलैरिटी क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट स्पीशी कितने हैं? 1 है। हेलो, यस सर। तो हमने जब रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा, उस मैकेनिज्म में हमने देखा कि इसमें एक रिएक्टेंट स्पीशी है, और कभी भी रिएक्टेंट स्पीशी जिस भी रिएक्शन के स्टेप में एक होती है उसकी थ्योरेटिकली ये मैकेनिज्म लिखा गया है ना, तो इसकी थ्योरेटिकली ये कितने रिएक्टेंट स्पीशी यहाँ पे? 1। तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी रिएक्शन की? 1। तो मॉलिक्युलैरिटी हमने नेक्स्ट पेज में लिख दी 1। अब उसके बाद हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। रेट एक्सप्रेशन का है कार्बन आयन की पावर 1। पर क्या बच्चों कार्बन आयन इज द रिएक्टेंट जो आप बाजार से खरीद के आए थे? नहीं। रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट कौन है? अल्काइल फ्लोराइड और बेस। आप कार्बन आयन तो इंटरमीडिएट है सर, वो थोड़ी बाजार से खरीद के लाओगे, वो तो बना है। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम याद दिलाता हूँ। अगर आप ये जो फर्स्ट स्टेप देखो उसमें जान के रिवर्सिबल साइन भी लगाए क्योंकि वो फास्ट हो रहा है। अच्छा, तो बच्चों अगर इक्विलिब्रियम लिखो आप तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर क्या हो जाएगा इस फर्स्ट स्टेप के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। होगा ना ये? हेलो, तो कंसंट्रेशन ऑफ यस सर। कार्बन आयन की जगह आप क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन आयन की जगह आप लिख सकते हो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। वही हमने किया है, देख लीजिए कैसे। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन आयन को हमने रिप्लेस कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इंटू बेस की पावर 1, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था वो हटा दे रहा हूं। देखो लिख के मैंने काट दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा हुआ है, सॉरी साइन लगा हुआ है, तो कांस्टेंट तो इसी के अंदर खप जाएगा ना, तो मैंने हटा दिया। अच्छा, अब क्योंकि ये पावर 1 आ गया तो ऑर्डर क्या होता था बच्चों? कंसंट्रेशन में जो भी रिएक्टेंट, भाई कार्बन आयन रिएक्टेंट नहीं था, हाँ स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट स्पीशी वो था, पर वो आप बाजार से तो खरीद के लाए नहीं थे, तो हमने उस स्पीशी को इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से रिप्लेस कर दिया एक्चुअल रिएक्टेंट से। और अब हम देख रहे हैं ये 2 रिएक्टेंट्स की पावर 1 हो गई है, और पावर एक्सपेरिमेंटल पावर को अगर ऐड करोगे कंसंट्रेशन की तो ये क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो 1 + 1 हो जाएगा, ऑर्डर 2 है, मॉलिक्युलैरिटी 1 है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में क्लियर डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने E1CB मैकेनिज्म अल्काइल हैलाइड में बताया हो या ना बताया हो, ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि E1 और E2 में ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी दोनों सेम होती हैं, और E1CB ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि ऑर्डर सिर्फ ये नहीं है, हाँ इन जनरल
हमारे देखने में जो आता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी अलग अलग है, जो कि हमको शायद मदद करेगी ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी समझने में। आइए ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बारे में एक थ्योरेटिकल बात पढ़ लें, जो कि आपको बोर्ड्स में पूछी जाती है। बोर्ड में एक्चुअली बेटा इतना ही आता है क्या कि वैसे तो 1 नंबर का आ जाता है डिफाइन ऑर्डर, 1 नंबर का आ जाता है डिफाइन मॉलिक्युलरिटी, और कई बार 2 नंबर का आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ऊपर वाली बात आप मतलब ये जेई के हिसाब से अच्छी बात है, इसको एक्चुअल समझना, बाकी आप भूल भी सकते हो, पर मैं थोड़ा सा ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी आपको फिर से प्रिसाइसली फिर से रिवाइज करा दूँ, वो डिफरेंस भी हो जाएगा। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी विच ब्रिंग द केमिकल चेंज। रिएक्टिंग स्पीशी कुछ भी हो, वो कार्बन आयन हो, इंटरमीडिएट हो, उसकी संख्या कितनी है, वो मॉलिक्युलरिटी है। और ऑर्डर है कि कभी हम रेट लॉ लिखते हैं तो जो भी कंसंट्रेशन आते हैं किसके, एक्चुअल रिएक्टेंट्स के, उनकी जो भी कंसंट्रेशन में जो पावर होती है उसका समेशन इज ऑर्डर। हेलो बोल बेटा, दिक्कत? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्युलरिटी में लिखा है कि इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, क्योंकि बेटा कभी भी कोई स्पीशी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, आधी तो स्पीशी हो नहीं सकती, इसलिए हमेशा होल नंबर होगा। लेकिन ऑर्डर के लिए कह रहा है कि ये कुछ भी हो सकती है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, माइनस, कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी, तो एक्सपेरिमेंटली तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए लिखा है ये तो कुछ भी हो सकती है। थर्ड लिखा कैसे? नेगेटिव ऐसे बेटा कि मान लो तुमने कभी कोई कैटलिस्ट डाला और वो कैसा कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन घटा रहा है, तो है तो वो रिएक्टेंट। हेलो, यस। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन घटा रहा है तो उसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू उसका कंसंट्रेशन। मतलब भाई अगर ये इसका वो नेगेटिव कैटलिस्ट बढ़ाओगे तो रेट तो घटेगा ना, यस सर, यस। तो नेगेटिव भी हो सकती है, वो तो उसका एक्सपेरिमेंटली उसका काम क्या है वो बताएगा ना, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। हेलो, अच्छा, फिर मॉलिक्युलरिटी के लिखा है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि हम जब थ्योरेटिकली मैकेनिज्म लिखते हैं तभी ये डिफाइन हो सकती है। और ऑर्डर के लिखा है कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। लास्ट लिखा है मॉलिक्युलरिटी के लिए कि इट इज़ मीनिंगफुल ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन और इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज़ मीनिंगलेस फॉर ओवरऑल रिएक्शन। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मॉलिक्युलरिटी ना हर स्टेप की होती है, ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है। बेटा लाइट गई है तो शायद इंटरनेट चला जाए, आवाज़ आ रही है मेरी? बच्चों हेलो, आखिर ये जो डिफाइंड होती है, ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी नहीं होती, क्योंकि बेटा रिएक्टेंट स्पीशी तो हर स्टेप में उनकी संख्या बदल घट सकती है। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि हम जनरली मॉलिक्युलरिटी स्लोएस्ट स्टेप के लिए ही बोल देते हैं, लेकिन हाँ अगर आपसे कोई कंसेप्चुअली पूछे तो मॉलिक्युलरिटी हर स्टेप के लिए डिफाइंड होती है। ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होती नहीं है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि 1 से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग हो सकती है ना। लेकिन ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली निकलता है, उसको मतलब ही नहीं है तुम कितने स्टेप में हो रहे हो, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर ऑर्डर कहलाएगा। हेलो, चलो बच्चों, एक और बात लिखी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंडीशन। अच्छा ये आप छोड़ देना बेटा, बच्चों ये नहीं लिखना, ये फालतू एडवांस की बात है, ये आप छोड़ देना। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। तो आपका आज का काम क्या है, हमने जितने पेजेस अभी पढ़े हैं इतने पेजेस आपको प्रॉपरली दोबारा, मैं अभी लाइट गोल हो गई, हालांकि जैसे आएगी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो अभी आप लोग खाना ना खा लो और उसके बाद इतना नोट्स कर लीजिएगा। मोस्टली मेरे हिसाब से शायद कल की क्लास अगर और अपन 1.5 घंटे की लगा गए तो आपका केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स का। होमवर्क आपका यही है कि आपको क्लास नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं PDF के फॉर्म में, रिकॉर्डिंग आपको जैसे अपलोड हो जाएगी आप लोग पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए नोट्स बनाइएगा और केवल इसी चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कल मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम इसको अगर आप अच्छे से मुझे रिवाइज्ड मिले तो अपन कल अगर 1.5 घंटा मिल गए तो हम चैप्टर निपटा देंगे और फिर उसके बाद आप पास काफ़ी काम आ जाएगा, है ना। तो बाकी चीज़ों के साथ बच्चों, हाँ बेटा बोलो। सर आपके पास